अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक दफा आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में क्या करता है? हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में करता है। आप क्या कहेंगे? अपनी मातृभाषा में बात करता है, ये होना चाहिए। उसे डांटेंगे कि वो कक्षा में मातृभाषा, मतलब दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। क्या करता है? बात करता है। यानी चूंकि हिंदी का कक्षा है तो हिंदी के कक्षा में मातृभाषा बोल रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे डांटेंगे कि वो कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे। भाई साहब, हमें डांटना नहीं है, मारना पीटना डांटना निगेटिव होता है, ये आपका नहीं होगा। उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, यानी उसको हम अनदेखा करते रहेंगे, तो हमें अनदेखा भी नहीं करना है। दूसरा है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, और तीसरा है बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। देखिए, हम बाकी बच्चों से तो उनकी भाषा सीखने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ इतना करेंगे कि साथियों, हम ये है कि उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कहना क्या चाह रहा है। यानी ऐसा तो नहीं है कि कुछ वो पूछना चाह रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि कुछ इसमें वो ऐड करना चाह रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 12 नंबर में, गैर हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि? यानी वो बच्चे जो हिंदी नहीं जानते हैं और वो हिंदी सीखने में हिंदी का साथियों क्या करते हैं? कठिनाइयों का महसूस करते हैं। क्यों? हिंदी एक कठिन भाषा है और हिंदी सीखने में वे रुचि नहीं लेते। हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर है। हिंदी शिक्षक को विषय का ज्ञान न होना। देखिए, दुनिया का कोई भी जो भाषा है, दुनिया की कोई भी भाषा वो कठिन नहीं है। इसलिए कठिन नहीं है कि भाषा नाम है प्रयोग का, तो उस भाषा को जो लोग प्रयोग करते हैं उनके लिए सरल है। तो इसलिए कहना कि हिंदी भाषा जो है वो कठिन है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद साथियों आगे है, हिंदी सीखने में वो रुचि नहीं रखते। जब वो रुचि नहीं रखेंगे तो सीखेंगे कैसे? ये वाला भी हमारा गलत है। हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर है। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अंतर होगा, यही कठिनाइयों का वजह होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 13 नंबर में, सांस्कृतिक पर्वों के दौरान कक्षा में लोक गीतों की प्रस्तुति का आयोजन करने का उद्देश्य क्या होता है? सांस्कृतिक पर्व क्या होता है? जैसे मान लीजिए दशहरा है, जैसे मान लीजिए छठ है, जैसे मान लीजिए ईद है। ये जो त्योहार है ये सांस्कृतिक पर्व है। इसके अंदर लोकगीत, लोकगीत का मतलब होता है जैसे छठ में अब अलग गीत है छठ का, पर्व जे दशहरा का अलग गीत है। तो जो लोकगीत यानी कि जो साथियों पब्लिक में जो गीत गाई जाती है, वो गीत का जो आयोजन होता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है? बच्चों की गायन क्षमता का विकास करना, कि बच्चे कैसा गाते हैं इसलिए होता है, या स्थानीय अनुभव की परख करना कि बच्चे को स्थानीय अनुभव कितना है, बाहरी अनुभव को कक्षा के अनुभव से जोड़ना, बच्चों की सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ाना। यानी बच्चों को साथियों सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ाने के लिए जी नहीं, हम जो ये कर रहे हैं कि पर्वों में के दौरान जो लोकगीत होता है उसका उद्देश्य साथियों क्या होता है? जे तो उसका उद्देश्य जे क्या होता है? उसका उद्देश्य तो साथियों आप देखेंगे कि हम यहां पर ये है कि बच्चों के सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ाना। अब देखिएगा, मान लीजिए जैसे कि साथियों दशहरा त्योहार आ जाए, या फिर कोई आ जाए, क्या आ जाए, दिवाली आ जाए, तो बच्चे से पूछा जाता है ना कि आप इसके बारे में क्या जानते हो, या फिर उसका कोई कार्यक्रम होता है, तो जिस बच्चे को जानकारी नहीं होती है तो वो उस त्योहार को जानते हैं। तो वो त्योहार हमारा क्या है? हमारी संस्कृति है, वो हमारी संस्कृति है, यानी हमारी विरासत है। जी नहीं बोलते हैं कि अपने संस्कृति को बचाने की लड़ाई है, ये अपने विरासत को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि हमारा वजूद जो है वो हमारे विरासत से है। तो इसीलिए बच्चों की संस्कृति को जानकारी को बढ़ाता है कौन? लोकगीत। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले भाषाई कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक है। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले मतलब यह हुआ कि अलग अलग कल्चर वाले साथियों, एक कक्षा है जिसमें अलग अलग समाज से बच्चे आए हैं, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है एक टीचर के रूप में? तो ऑप्शन नंबर ए में है, विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशल के अधिक से अधिकाधिक अवसर देना, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसर का निर्माण, लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देना। सबसे पहले इस प्रश्न को साथियों यानी कि प्रश्न नंबर 14 को आप समझे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि बहुसांस्कृतिक, क्या कहा जा रहा है? बहुसांस्कृतिक यानी कि वो कक्षा जिसके अंदर अलग अलग कल्चर वाले बच्चे आए हुए हैं। तो हमारे लिए अत्यावश्यक क्या है, यानी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जे हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो साथियों पहला जो है कि विद्यार्थियों को भाषण व लेखन कौशल के अधिकाधिक अवसर देना। तो चूंकि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं तो ये बात सही है कि उसको हम भाषण और लेखन, लेकिन लेखन कैसे करेंगे भाई अलग अलग में? तो ये वाला तो आपका गलत लग रहा है। परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसर का निर्माण करना, हम लोग जानते हैं कि एक बच्चा अपने सामाजिक अंतःक्रिया से, यानी एक बच्चा सोशल इंटरेक्शन से भाषा सीखता है, तो इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, परस्पर बातचीत का अवसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर साथियों 15 नंबर में, लोकगीतों का भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि। लोकगीत एक साथियों गीत है, अब भाषा, भाषा का मतलब साथियों जबान, तो जबान के कक्षा में लोकगीत को क्यों देना चाहिए, इसका क्या फायदे हैं वो आपको बताना है। जबान के कक्षा में लोकगीत को क्यों देना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं? लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य लोकगीत को बढ़ावा देना नहीं है। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है साथियों संप्रेषण कौशल का विकास, यानी कि बातचीत करने का आपको ये करना। तो ये वाला गलत है कि लोकगीत को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते, सही बात है, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। केवल शब्द निगेटिव है, ये वाला आपका नहीं होगा। इससे बच्चे सांस्कृतिक गत विशेषताओं से परिचित होते हैं। बिल्कुल सही है कि लोकगीत से बच्चे अपने कल्चर से जानते हैं, अपने जो बेसिक त्योहार होते हैं उसको जानते हैं। तो ये वाला ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी, यानी वो बच्चा जो दो भाषा बोलता है, आप देखिएगा वो टीचर जो दो भाषाओं में बात करता है उसकी बात बच्चे अच्छे से समझते हैं। तो इसी तरह वो बच्चा जो दो भाषाओं में बात करता है या दो भाषा में साथियों वो समझ ये करता है, तो वो क्या कह रहा है कि दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अभ्यास भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण, यानी जो भाषा सीख रहा उस पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, बल्कि वो शैक्षिक स्तर पर क्या होते हैं, अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक अंक प्राप्त करते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं, अधिक रचनात्मक होते हैं। देखिए यहां पर आप इस क्वेश्चन का जो आंसर दीजिएगा, तो अगर आप ये कहिएगा अधिक बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान का मतलब कि बहुत तेज, ये नहीं, बल्कि जो बच्चे दो भाषाओं में बात करते हैं वो अधिक रचनात्मक होते हैं। रचनात्मक एक पॉजिटिव वर्ड है, यानी जिसका मतलब होता है क्रिएटिविटी, जिसका मतलब होता है तख्लीकियत या नई नई चीज को ये करना। तो दो भाषाओं में जो बच्चे बात करते हैं वो अधिक रचनात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? जी, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार, यानी जिसको हम लोग कहते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं कि भाषा को हमें स्कूल से बाहर यानी घरेलू जिंदगी से जोड़ना है, और इसमें कह रहा है कि कक्षा तक सीमित रहना चाहिए। तो ये वाला तो गलत हो गया। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है, यानी ये कह रहा है कि अगर बच्चा कोई मान लीजिए कि सामाजिक विषय पढ़ रहा है, या मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है या मैथ पढ़ रहा है, क्या वहां पर भाषा मौजूद है कि नहीं? तो साथियों मैथ पढ़ेगा, गणित पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ेगा,
वहां पर भी तो वो बातचीत करेगा ना, तो वहां पर जो बातचीत करेगा, बातचीत का ही ना नाम भाषा है, तो वहां पर भी मौजूद रहता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। साथियों, ये कहना कि बच्चे विद्यालय आकर भाषा सीखते हैं गलत है, बल्कि विद्यालय से बाहर भी सीखते हैं, ये वाला आपका गलत है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। हमने पढ़ा है कि बच्चे को जब हम शुरुआत में भाषा सिखाएंगे तो बोलने पर बल देना चाहिए, और यहां पर कहा जा रहा पढ़ने पर, तो ये वाला आपका गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला, कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। मान लीजिए कि आप साथियों मैथ पढ़ रहे हैं, साइंस से पढ़ रहे हैं, वहां भी तो बोलिएगा, तो बोलने का नाम ही भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 18 नंबर में, कहा जा रहा है बहुभाषिक कक्षा में सुदृढ़ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, मतलब बेहतर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, मतलब बेस्ट क्वालिटी का। साथियों इसके लिए क्या होगा, भाषा की पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना चाहिए, अन्य विषयों की पुस्तकें पढ़ानी चाहिए, छात्रों को उनकी मातृभाषा में बोलने के अवसर देना चाहिए, विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों को पढ़ानी चाहिए। यानी बच्चे को हमें अगर अच्छे से साथियों हमें अधिगम प्रक्रिया कराना है तो उसके लिए हमें उनको उनकी मातृभाषा में बोलने का अवसर देना चाहिए। ये पॉजिटिव है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जे मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देता हूं, इसलिए मैं, यानी मैं अपने कक्षा में बहुभाषिकता को क्या देता हूं, महत्व देता हूं। महत्व देना यानी कि वैल्यू देता हूं, इसलिए मैं भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूं, यानी इसीलिए मैं अलग अलग भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूं। बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूं। श्याम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में जी क्या करती हूं, अवश्य लिखती हूं। सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आजादी देती हूं। साथियों अभी आपने पढ़ा है कि बहुभाषिकता को बढ़ावा देने का अर्थ क्या होता है। बहुभाषिकता को बढ़ावा देने का अर्थ यह होता है कि बच्चों के उनकी मातृभाषा का प्रयोग करने का अवसर देना, और बच्चों के मातृभाषा का सम्मान करना। और बच्चों के मातृभाषा का सम्मान करने का अर्थ यह होता है कि हमको उनकी भाषा में बोलने की पूरी पूरी छूट और आजादी देनी चाहिए। तो कह रही है यहां पर कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूं, इसलिए तो महत्व देगा तो सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आजादी देती हूं, तब न बोलने का। तो इसीलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका राइट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 नंबर में है बहुभाषिकता में बाधक। बाधक मतलब रुकावट क्या है, बहुभाषिकता में बाधक यानी रुकावट क्या है। शिक्षक का क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति नकारात्मक रवैया, शिक्षक का क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति नकारात्मक रवैया, छात्रों की अन्य भाषाओं के प्रति अरुचि, शिक्षक द्वारा छात्रों को अपने भाषा के प्रयोग पर मनाही। यानी ये बहुभाषिकता में बाधक क्या है ये आपको बताना है। बहुभाषिकता में साथियों बाधक, अब देखिएगा ये बिल्कुल सही है कि शिक्षक का क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति नकारात्मक जे रवैया, जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें वो न जान रहा है या उसमें वो बात नहीं कर रहा, तो ये भी बाधक है, बिल्कुल सही बात है ये। और छात्रों की अन्य भाषाओं के प्रति अरुचि, आप जो भाषा जानते हैं वो भाषा तो आप बहुत जल्दी से सीख लेते हैं, लेकिन जो भाषा आप नहीं जानते हैं जल्दी उससे आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो, जल्दी उसको सीखना नहीं चाहते हैं, तो ये भी आपके लिए क्या है, एक साथियों बाधक है। ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षक द्वारा छात्रों को अपने भाषा के प्रयोग पर मनाही, ये भी बाधक है, क्योंकि अगर हम छात्रों को उनके भाषा पर क्या करेंगे, बोलने देंगे, तो बिल्कुल सही होगा। ये तो साथियों इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है सोहेल की मातृभाषा भोजपुरी है, वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही जी क्या कहा जा रहा है समझिएगा। सोहेल की मातृभाषा भोजपुरी है, वो हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता, इसका संभावित कारण क्या है। मतलब सोहेल की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन वो जो ने का प्रयोग है ना, ने का प्रयोग वो सही से नहीं कर पाता, तो इसका संभावित कारण क्या है। सोहेल हिंदी भाषा नहीं जानता, वो लापरवाह है, वो ध्यान से नहीं लिखता, यह
उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, जहां बोलते समय अक्सर ये आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता। अब देखिएगा साथियों, आपके क्षेत्रीय भाषा का जो प्रभाव होता है, कभी कभी कुछ लोग बहुत ज्यादा ने, जैसे पंजाबी लोग ज्यादा ने का प्रयोग करते हैं, और साथियों कुछ लोग ने का प्रयोग नहीं करते। तो वो जो ने का प्रयोग नहीं करता है, तो वो वही है कि उसके क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 22 नंबर में, हिंदी भाषा की कक्षा में क्या करना चाहिए? सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं, सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते, सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं, सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं। यानी हिंदी भाषा की कक्षा में क्या होता है भाई? अगर मान लीजिए कि हिंदी भाषा का कक्षा है, तो ये तो कोई जरूरी नहीं होगा ना कि सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं। देखिए, सीखने का क्षमता सबका अलग अलग होता है। मान लीजिए हो सकता है कि आप कुछ तेज हैं तो आप बहुत जल्दी सीख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा कमजोर हूं तो मैं आपसे कम सीखूंगा, और कोई हमसे भी ज्यादा भोतड़ है तो वो बहुत धीरे से सीखेगा। तो ये कहना कि सभी बच्चे एक समान रूप से हिंदी सीखते हैं, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते। ये बात सही है कि हिंदी भाषा बोलने में कुछ बच्चे आपके भोजपुरी होंगे, कुछ होंगे मैथिली होंगे, कुछ मगही होंगे जी, कुछ जो है अलग अलग भाषाएं बोलने वाले हो सकते हैं। तो ये वाली बात जो है बिल्कुल सही है। सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं, ये भी नहीं हो सकता, सबका अपना अपना अलग अलग साथियों क्षमता है। सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है 23 नंबर में जे कि तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का उद्देश्य है, एक टीचर ने कहा कि तुम्हारे आसपास के अंदर वो फूल कौन कौन से हैं जिसके अंदर बहुत महक है, और तुम ये करना कि उस फूल का अपने भाषाओं में तुम उसको लिखो। तो मान लीजिए चंबेली है, गुलाब है, जो भी आपके यहाँ गेंदा है, ये सबको आप किस में लिखें? अपनी भाषा में लिखें। तो यहां पर यह कहा गया कि अपनी भाषा में लिखें। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य क्या होगा? पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। पोषित का मतलब क्या होता है? पोषित का मतलब होता है बढ़ावा। पोषित का मतलब क्या होता है? बढ़ावा। उसके बाद है बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, और बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना। और डी में है बच्चों से यह जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं। देखिए, एक चीज आप समझिए साथियों, हमने बच्चे से कहा कि तुम्हारे आसपास में वो फूल जो बहुत महकता है उसका नाम तुम अपनी भाषा में लिखो। तो 4 बच्चा अपने अपने भाषा में लिखेगा तो सबका भाषा अलग अलग होगा। तो मान लीजिए कि 4 बच्चे ने अपने अपने में जो भाषा लिखा, तो वही ना साथियों क्या होगा, बहुभाषिकता को बढ़ावा देना हुआ। तो आपका जो पहला वाला स्टेटमेंट है, पाठ को अपने अनुभव से जोड़ना, अनुभव, बच्चे अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। और बहुभाषिकता को पोषित करना, यानी बहुभाषिकता को बढ़ावा इस अवसर से मिल रहा है कि इसमें कहा गया कि आप अपनी भाषा में लिखें। तो ऑप्शन नंबर जो है साथियों क्या होगा, ए वाला इसका राइट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, कहा जा रहा है कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है। क्या जरूरी है? कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चे मानक भाषा में ही बात करें। मानक भाषा उस भाषा को बोलते हैं जो द्वितीय भाषा होता है। द्वितीय भाषा यानी मियारी जबान, जैसे आपका हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, ये है। अगर हम बच्चे को उसी भाषा में बोलने देंगे तो फिर उसका साथियों क्या बोलते हैं, जे भाषा विकास जल्दी नहीं हो पाएगा। तो भाषा की कक्षा में यह जरूरी है। क्या जरूरी है? तो पहला कहा गया कि भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान देना, बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, यह जरूरी नहीं है। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए, यानी अगर कोई बच्चा जे थोड़े से पिछड़े समाज से आ रहा हो
यानी वो थोड़ा सा उनकी बोली चाली जो है देहाती हो, तो उसके लिए हमें उसको पीछे न छोड़ा जाए, ये इसका मतलब होता है। बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षा ली जाए। देखिए परीक्षा लेना, अंक देना, ये सब साथियों निगेटिव होता है। पहले आप फिर देखें, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है। क्या जरूरी है? कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। अभी हमने पढ़ा है कि हमें बच्चों को उनकी मातृभाषा का सम्मान करना है, और सम्मान यह है कि बच्चे को उनकी मातृभाषा में हमें प्रयोग का अवसर देना है। तो जब बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं तो उनको हमें पीछे नहीं छोड़ना है, यह बात बिल्कुल सही है। तो 24 का क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 25 नंबर में, कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। देखिए आप जो भाषा घर में बोलते हैं वो कौन सी भाषा होती है आपकी? तो वो आपकी मातृभाषा होती है। क्या होती है? मातृभाषा होती है। और जो भाषा आप विद्यालय में सीखते हैं साथियों, वो कौन सी भाषा होती है? तो वो आपकी होती है मानक भाषा, यानी जिसको हम लोग द्वितीय भाषा बोलते हैं, नहीं, जिसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं। तो घर की भाषा और विद्यालय पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव टकराहट से गुजरती है, यानी हमेशा इसमें टकराव होता है। सदैव समान होती है। समान का मतलब होता है साथियों बराबर होना। समान का मतलब बराबर होना। और समान हो सकती है, सदैव अलग होती है। सदैव का मतलब होता है हमेशा। सदैव का मतलब हमेशा। अगर हम ये कहें कि सदैव टकराहट से गुजरती है तो ये गलत होगा। हमेशा टकराहट से नहीं, सदैव समान होती है। अरे घर की भाषा और विद्यालय की भाषा हमेशा बराबर होती है? जी नहीं। अब आप यहां पे देखिए, समान हो सकती है। समान होने का मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा जो विद्यालय में क्या कर रहा है, एक बच्चा जो विद्यालय में क्या कर रहा है साथियों, उसकी पढ़ाई हिंदी में हो रही है, तो यह संभव है कि उसके घर की भाषा भी क्या हो? हिंदी हो। तो इस सूरत में क्या हो गया? समान हो गया। तो यहां पर जो कहा गया समान हो सकती, सकना लगा हुआ है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज जो है हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो आज हम लोगों ने बहुभाषिकता वाले चैप्टर को पढ़ा और काफी अच्छे से हमने इसको समझाने की कोशिश की। और खुलासा कलाम यह है कि बहुभाषिकता बच्चों के लिए एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, और इसके निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं को हमने बताया। आप सभी लोग बताएं कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा।